नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और खास पेशकश में सबसे पहले हम बात करेंगे ताजपोशी और चुनौती। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी की इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज वार्षिक बैठक में रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया की फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर ताजपोशी की गई। इस वार्षिक बैठक में यूपी सहित अन्य राज्यों से आए पदाधिकारी शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए राजा भैया के नाम का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर कार्यकारिणी में शामिल सभी लोगों ने ध्वनि मत से स्वीकृत पर मोहर लगा दी। इस तरह जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी अध्यक्ष पद पर वे फिर पदासीन कर दिए गए। एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित होने पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजा भैया ने पंचायत चुनाव में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आगामी पंचायत चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा जाएगा, इसलिए जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अभी से कमर कस लेनी चाहिए। उन्होंने पंचायत चुनाव का महत्व समझाते हुए कार्यकर्ताओं को बताया कि पंचायतों की जीत विधानसभा चुनाव जीतना सुनिश्चित करेगी। इस संबंध में उन्होंने पार्टी के लोगों से सुझाव भी मांगे। प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र में होती थी। साथियों, उस परिस्थिति को दर्ज कराते हुए हम लोगों ने जैसा आपको मालूम है कि करने के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान आपका जो व्यवहार है जनता से, मतदाताओं से, चुनाव जीतने के बाद वो व्यवहार बदलना नहीं चाहिए। उसी व्यवहार को कायम रखिए, आपकी दोबारा जीत निश्चित है। उसी तरह की उपस्थिति और उसी तरह का व्यवहार जनता के बीच में, ये लोकतंत्र का कहा जाए तो ये मूल मंत्र है। आभार व्यक्त करता हूं, आपने जो दायित्व का भार दिया है, दोबारा अध्यक्ष चुन के सदैव प्रयास रहेगा कि इस आपकी जो अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, उसमें खरा उतर सकें। लेकिन जब बात दल की होती है तो अकेले अध्यक्ष की नहीं, उस दल के हर एक पदाधिकारी की मेहनत मायने रखती है और दल की सफलता तभी संभव हो पाती है जब दल का एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से, पूरी कर्मठता से, पूरी ईमानदारी से जनता के बीच में रह करके जनता की जो समस्याएं हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको उठाएं और मुद्दा उठाने के लिए, संघर्ष करने के लिए आप में ऊर्जा है। आपको आपका बल याद दिलाना चाहते हैं और जनता के लिए आप संघर्ष करेंगे, उनकी आवाज आप बुलंद करेंगे तो आपकी एक पहचान बनेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, दल की लोकप्रियता तो बढ़ेगी ही। लेकिन इसका कोई आसान रास्ता नहीं है। आपको डट के मुकाबला करना होगा, आपको जनता की आवाज को उठाना होगा। आए दिन ऐसे कई प्रकरण आएंगे आपके सामने जिसमें आपको अधिकारियों से भी बात करना पड़ेगा। हो सकता है धरना प्रदर्शन की भी स्थिति आए। ऐसी स्थिति में हम सब लोग एक साथ हैं और लक्ष्य है जनता की समस्याओं का पूरी तरह से निराकरण करना, उनको सुलझाना। कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र, एक बार फिर से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी का अध्यक्ष चुना गया और अध्यक्ष चुने जाने के बाद उन्होंने अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर से उनको मिली है और ये दायित्व बड़ा है और इसको उतनी ही जिम्मेदारी से निभाना होगा। बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक जो पार्टी है, हालांकि 2018 में रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया ने खुद इसका जो है गठन किया था और जो उसमें संस्थापक सदस्य तमाम लोग आज उपस्थित हुए थे, क्योंकि ये वार्षिक बैठक थी और आज ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना था। तो वहां से जो
कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उन्होंने पहले रघुराज प्रताप राजा भैया के नाम का प्रस्ताव रखा। उसके बाद सभी जो कार्यकारिणी के सदस्य और पदाधिकारी थे ध्वनिमत से पास किया कि नहीं, रघुराज प्रताप राजा भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके रहेंगे। और उसके बाद उन्होंने उस पद पे जो है संभालने के बाद जब वो मंच पर खड़े हुए तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को, तमाम लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आपने जो दायित्व मुझे दोबारा दिया है उस पर मैं खरा उतरूंगा, ऐसी मेरी पूरी कोशिश रहेगी और अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए जहां जरूरत होगी वहां मैं हमेशा खड़ा मिलूंगा। हाँ बिल्कुल, कौशलेंद्र उपाध्याय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पंचायत चुनाव में उतरने के लिए जनसत्ता दल तैयार है, इसको लेकर राजा भैया ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदेश भी दिया। और अब हम बात करेंगे प्रयागराज में आक्रोश की आग। प्रयागराज एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार वजह है सांसद चंद्रशेखर आजाद का हाउस अरेस्ट और उसके बाद भड़का दलित आक्रोश। रविवार को चंद्रशेखर प्रयागराज और कौशांबी में पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें सर्किट हाउस में नजरबंद कर दिया। इसके विरोध में हजारों समर्थक सड़कों पर उतर आए और करछना इलाके में जमकर बवाल काटा। भीम आर्मी के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की और चक्का जाम कर माहौल तनावपूर्ण बना दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात काबू में लाने की कोशिश की, लेकिन हिंसा में 15 से ज्यादा लोग, महिलाएं और बच्चे घायल हो गए। चंद्रशेखर को रात 8 बजे वाराणसी भेजा गया और इसी बीच उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिली। वहीं पुलिस अब 20 से ज्यादा उपद्रवियों पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट जैसी सख्त धाराएं लगाने की तैयारी कर रही है। पूरा मामला दो संवेदनशील घटनाओं से जुड़ा है। एक प्रयागराज के इसौटा गांव में दलित युवक देवी शंकर की नृशंस हत्या और दूसरी कौशांबी के लोहदा गांव में 8 साल की बच्ची से रेप और उसके बाद आरोपी के पिता की संदिग्ध मौत। इन दोनों घटनाओं ने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए बल्कि दलित और पिछड़े वर्गों में गुस्से की लहर पैदा कर दी। अब सवाल यह है कि अगर सरकार के पास छिपाने को कुछ नहीं था तो चंद्रशेखर को रोका क्यों गया, और क्या प्रशासन स्थिति को काबू में लाने के बजाय सियासी दबाव में काम कर रहा है। शाम के करीब जो है 4:30 बजे के आसपास यहाँ पे जो चंद्रशेखर आज़ाद के आगमन के अनुक्रम में कुछ लोग जो इकट्ठा हुए थे, उनमें से कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा जो यहाँ पे मौके पे जो उपस्थित पुलिस बल था उनके ऊपर पथराव और कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटना कारित की गई। बहुत ही अल्प समय में जो पुलिस बल था और उसके साथ साथ जो यहाँ के आसपास के जो जनसामान्य के लोग थे उनके सहयोग से इस पूरे उपद्रव को शांत कराया गया। उपद्रवकारियों को तत्काल यहाँ से तितर-बितर कर दिया गया। मौके पे बहुत कम समय में ही पूरी स्थिति बिल्कुल सामान्य करा दी गई। जो भी उपद्रवी हैं, फोटोज़, वीडियोज़, सीसीटीवी इत्यादि के माध्यम से इन सभी की पहचान करा करके बहुत ही कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। कई सारे लोग इसमें अभी तक पकड़े भी जा चुके हैं और इसके साथ साथ इन सभी के विरुद्ध में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और जो भी सरकारी संपत्ति की क्षति हुई है वो भी इनसे वसूलने का कार्य किया जाएगा। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता मधुर दरबारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुर, प्रयागराज एक बार फिर सुर्खियों में है, उपद्रव को लेकर सुर्खियों में है। दो घटनाएं ऐसी घटी जिसको लेकर सांसद चंद्रशेखर वहां पर पहुंच रहे थे। इस दौरान उनको हाउस अरेस्ट किया गया, उसके बाद उपद्रव जो है वो भड़क उठा और इस दौरान काफ़ी कुछ घटनाक्रम हुआ, तोड़फोड़ की गई, पुलिस गाड़ियों को, वाहनों को जलाया गया, बड़ा घटनाक्रम हुआ है। अब स्थिति कैसी है, क्या कुछ अहम अपडेट है? मनोज, आप बता दो कि ये जो घटनाक्रम हुआ है ये रविवार से स्टार्ट हुआ है और रात रविवार करीब 12 बजे से आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद भी हैं चंद्रशेखर आजाद, वो यहाँ पे आए हुए थे। खासतौर पर दो घटनाओं को जो वहाँ पे वो उनके जो परिवार वाले थे उनसे मिलना आते थे। एक आपकी करचना परिवार था, यहाँ पे जो हत्या हुआ था, उसके साथ साथ दूसरा एक जो कांड हुआ था वहाँ पर कौशांबी में हुआ था, जहाँ एक बच्ची, नाबालिग बच्ची के साथ जो पाल परिवार की बच्ची उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। उन दोनों परिवारों को वो मिलना चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं और प्रयागराज एयरपोर्ट पुलिस ने उनको वहाँ पे अपने एक तरीके से हाउस अरेस्ट टाइप का उन्होंने अरेस्ट किया। और अरेस्ट करने के बाद जब उन्होंने पूछा कि भाई अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, मैं तो जो वहाँ पे परिवार है उनसे मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, उसको देखते हुए हम लोग ये जो है प्रिकॉशन ले रहे हैं, हम आपको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि आपको हम केवल एक जगह पहुंचा रहे हैं। उन्होंने उत्तर करके उनको प्रयागराज
गेस्ट हाउस, ये सर्किट हाउस है, वहां पे उनको रखा गया और एक तरीके से हाउस अरेस्ट कर लिया गया वहां पे। और इसी बात लेकर के चंद्रशेखर आजाद काफी नाराज दिखे, अपने समर्थकों के साथ वहां पर वो धरने पे बैठ गए। तो इसी बीच जो है जब ये बात फैली तो ये बात दर्शनार्थ थे जो उनके समर्थक के करीब हजारों की तादाद में, लगभग 5,000 माना जा रहा है कि वहां पर कार्यकर्ता है जो इस बात से काफी नाराज दिखे और वो आक्रोश में आ गए कि उनके जो चंद्रशेखर आजाद अगर केवल वो पीड़ितों के परिवार से मिलना चाहते तो उसमें कौन सी ऐसी समस्या की बात है, उनको मिलने देना चाहिए। ऐसी कौन सी बात है तो सरकार उनसे छुपा रही है। तो इसको लेकर के जहाँ तक चंद्रशेखर आजाद की बात थी, मैंने कहा कि ठीक है, अगर मैं वहां नहीं होता तो आप वो परिवारों को ले आइए यहीं पे और यहाँ पे मैं इनसे यहीं पे मुलाकात कर लेता हूँ। लेकिन मोदी प्रशासन ने कहा कि नहीं, ये लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पे हम किसी तरीके से अपने हाथ में नहीं ले सकते और वहां पे उसकी व्यवस्था बिगड़ सकती है, वैसे उन्होंने उसको रोका गया। तो इसी को लेकर कार्यकर्ता थे, उन्होंने आक्रोश दिखाई दिया पड़ा और तत्क्षण एक बाजार के अंदर उन्होंने वहां पे ईटे पत्थर चला दिए। उस ईटे पत्थर वहां दुकानें तोड़ दी, करीब 15 गाड़ियां तोड़ी, जिसमें करीब 7 की गाड़ियां थी, बाइक डाली यहाँ पे। और इसके साथ उसी ईटे पत्थर में जो वहाँ की जो कुछ महिलाएं और बच्चे भी घायल हुए, करीब 15 उसमें महिलाएं और बच्चे थे जो घायल हुए हैं। उसके बाद जो है पुलिस हरकत में आई और प्रयागराज पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए वहाँ पे जो इस तरह के जो संदिग्ध वहाँ पे इस तरह की उपद्रवी थे उनको वहाँ पे हिरासत में ले लिया। उसके बाद जो ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया और ये मैं आपको बता दूं कि जो मामला है ये उसके बाद चंद्रशेखर आजाद जो है शाम को रात करीब यहाँ से उनको वाराणसी में रवाना कर दिया गया और उनको धमकी भी दी गई। साथ साथ जो ये 20 लोग हिरासत लिए गए उनको NSA और गैंगस्टर एक्ट के तहत उनके ऊपर मामला इनको दर्ज किया गया। बिल्कुल मधुर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल NSA और गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई पुलिस कर रही है। और अब हम बात करेंगे धर्मांतरण और जिहादी साजिश। प्रयागराज के फूलपुर इलाके से एक बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। ये आपको बता दें, 2 युवतियों को पहले प्रेम जाल में फंसाया गया, फिर धर्म परिवर्तन कराया गया और इसके बाद उन्हें आतंकी गतिविधियों में शामिल करने की तैयारी की जा रही थी। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने इस साजिश में शामिल 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपियों ने पहले सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों से संपर्क साधा, उन्हें प्रेम के जाल में फंसाया। इसके बाद उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया। एक बार जब वे मानसिक रूप से तैयार हो गई तो उन्हें पैसे का लालच देकर केरल ले जाया गया, जहां कथित रूप से उन्हें आतंक की ट्रेनिंग देने की योजना थी। सूत्रों के अनुसार केरल में पहले से मौजूद कुछ संपर्कों के जरिए उन्हें धार्मिक कट्टरता की ट्रेनिंग देने और बाद में टेरर मॉड्यूल का हिस्सा बनाने की तैयारी थी। पुलिस का मानना है कि यह एक बड़ा टेरर रैकेट हो सकता है, जिसका नेटवर्क अन्य राज्यों में भी फैला हुआ है। फूलपुर पुलिस और ATS इस मामले की गहन जांच कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि इस साजिश के पीछे कौन से संगठन का हाथ है। फिलहाल दोनों लड़कियों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है और उनका काउंसलिंग उनकी की जा रही है। तो आतंकी बनाने की साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। टेररिस्ट मॉड्यूल के 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता मधुर दरबारी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुर, प्रयागराज के फूलपुर का ये अहम मामला सामने आया है, जहां आतंकी बनाने का जो मॉड्यूल है उसका भंडाफोड़ किया गया। 2 लड़कियों को आतंकी बनाने की साजिश थी, जिसका भंडाफोड़ पुलिस ने किया है। क्या कुछ अहम अपडेट है? मतलब मैं आपको बता दूं कि जो मामला बहुत ही संदिग्ध मामला और बहुत ही ज्यादा ही कह सकते हैं कि साजिश यहाँ पे की गई है। जो टेररिस्ट मॉड्यूल है वो यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे देखा जो नाबालिग आपकी दलित लड़कियां हैं उनको बराबर जो है यहाँ पे उसको एक आतंकवादी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। उनको जो है लालच दिया जा रहा है, पैसे का लालच दिया जा रहा है। इसके साथ साथ वहाँ पे करीब 2 एक युवक एक युवती थे, मोहम्मद कैफ करके और एक उनकी जो फ्रेंड थी, उन दोनों का ये काम है जो है बच्चों को जो है जो छोटी नाबालिग बच्चियां हैं, दलित बच्चियां हैं, इनको पैसे का लालच देती थी, उसके साथ साथ उनको प्रेम जाल में फंसाती थी। उसके बाद उनको लेकर के जो उसकी महिला मित्र थी वो लेकर के वहां से गई है। पहले वो दिल्ली लेके गई और दिल्ली ले जाने के बाद उसको केरल ले गई और केरल ले जाकर के वहां पर उससे धर्मांतरण किया है। धर्मांतरण करने के बाद जिहाद के दाम पर उसको ट्रेनिंग दी जा रही है आतंकवादी बनने की। तो ये जो मॉड्यूल निकल के आया है टेररिस्ट मॉड्यूल के तरीके से यहाँ पे इसका काम चल रहा है। इसको देख करके पुलिस के
उसके तुरंत कान खड़े हुए, उन्होंने तुरंत अलर्ट मोड में लेते हुए और 2 लोगों को, संदिग्ध लोगों को, उनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। और उसको गिरफ्तार करने के बाद मैं आपको बता दूं, बच्ची है, बच्ची केरल में थी और केरल से वहां पर किसी तरीके से उन लोग से निकल के भागी है और स्टेशन पे आके उसने पुलिस को फोन किया। केरल पुलिस को जब फोन किया तो केरल पुलिस ने तुरंत तत्काल जाकर के उसको अपने कस्टडी में ले लिया। वहां प्रयागराज पुलिस को यहाँ पे जो कॉल किया गया तो प्रयागराज पुलिस गई, वहां से उसको जो है लेकर लाया गया। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसके माँ की, जो लड़की की माँ थी, वो बेचारी, उसकी तहरीर दी गई। उसने तहरीर दी कि मेरी बेटी जो पिछले 1 महीने से लापता है, और लेकर के उसने पुलिस में तहरीर दी थी। तो पुलिस ने पता चला कि वो 1 महीने पहले किसी शादी में गई थी, उसी शादी में कहीं से इन लोगों ने मिलकर उसको गला फुसला करके पैसा की लालच दे करके वहां से उसको लेके गए थे और ले जाकर के उसको जो पहले केरला ले गए। और इनका काम ही है ये कि पहले बच्चियों को जो है नाबालिग दलित लड़कियां हैं, गरीब परिवार से हैं, उनको पैसे का लालच देते हैं और इसके साथ साथ उनको प्रेम जाल में फंसाते हैं। उसके बाद उनका धर्मांतरण करते हैं और उसके बाद उसको जिहाद के नाम पर आतंकवादी ट्रेनिंग देते हैं। तो एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा जो यहाँ पे प्रयागराज के फूलपुर एरिया, जो यहाँ पे करीब 40 से 45 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे उजागर हुआ है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी साजिश का खुलासा पुलिस ने किया है। मधुर दरबारी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आतंकी बनाने की साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। और हमारी खास पेशकश में फिलहाल वक्त एक अहम ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे महिला सुरक्षा के नाम पर सिर्फ बोर्ड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा के नाम पर सिर्फ बोर्ड। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया महिला सहायता केंद्र सिर्फ कागजों पर ही सक्रिय है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जीआरपी थाने के बाहर बने इस केंद्र पर न तो कोई महिला पुलिसकर्मी तैनात है और न ही महिलाओं की मदद के लिए कोई विशेष व्यवस्था। रेलवे प्रशासन की तरफ से लापरवाही के चलते यह केंद्र केवल बोर्ड तक सीमित रह गया है। जरूरत पड़ने पर जीआरपी को आरपीएफ के महिला सिपाहियों से सहायता लेनी पड़ती है। यात्रियों, खासकर महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर इस स्थिति ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब मांग उठ रही है कि रेलवे प्रशासन और जीआरपी इस मसले पर तुरंत कार्रवाई कर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करे ताकि महिलाएं स्टेशन पर खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। केंद्र में नहीं है एक भी महिला सिपाही। मैं बात कर रहा हूं कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर बने महिला हेल्प डेस्क की। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा, दिखाइए जरा, ये महिला हेल्प डेस्क बना हुआ है जिसमें महिलाओं से संबंधित अगर कोई बात या कोई चीज होती है तो महिलाएं इसमें जो सिपाही बैठी रहती है उनसे बातचीत करती रहती है और समस्या का निवारण होगा। लेकिन कानपुर सेंट्रल स्टेशन में बने ये महिला हेल्प डेस्क बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और काफी टाइम से एक भी महिला की यहाँ पे पोस्टिंग नहीं करी जा रही। अगर कल को कोई यहाँ पे महिला अपराध हो जाए, महिला संबंधित अगर कोई समस्याएं हो जाए तो यहाँ पे उनका निवारण करने के लिए महिला सिपाही की नहीं है। कानपुर से के न्यूज के लिए मोहित पांडे, कानपुर। और अब हम बात करेंगे अब हर सांस पर डॉक्टर की नजर। कानपुर में बढ़ती बाल मृत्यु दर को देखते हुए जीएसपीएम मेडिकल कॉलेज ने बड़ा कदम उठाया है। कॉलेज ने अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स से समन्वय स्थापित कर गजनेर क्षेत्र में बच्चों की जान बचाने की पहल शुरू की है। इस परियोजना के तहत संस्था ने शुरुआती तौर पर 7.5 लाख रुपए का फंड दिया है। इसके अलावा एक खास सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है जो गंभीर लक्षणों की जानकारी ग्रामीण परिवारों तक पहुंचाएगा। बच्चों की निगरानी के लिए सेंसर बैंड का भी इस्तेमाल होगा जो किसी भी खतरे की स्थिति में डॉक्टर को अलर्ट करेगा। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर यशवंत राव के नेतृत्व में यह योजना लागू की जा रही है। जल्द ही एनआईसीयू में एडमिट बच्चों की 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। नमस्कार, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जीएसपीएम मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने रिसेंटली काफ़ी नए हम लोग कार्य कर रहे हैं और रिसर्च वर्क में भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसी में एक कड़ी में हम लोगों ने अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स है, वो हर साल ग्रांट प्रोवाइड करती है ऐसे नए क्रिएटिव वर्क्स के लिए, स्पेशली ये जो हमारा रिसर्च वर्क है उसके लिए। तो इसमें हम लोगों ने हमारे यहाँ से एक प्रस्ताव डॉक्टर यशवंत राव के द्वारा अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स को भेजा गया था, जिसमें टारगेट है कि जो नवजात बच्चे हैं जो कानपुर देहात में गजनेर थाना क्षेत्र है उसमें जो बच्चे हैं वहाँ पे उनके अक्सर माओं को ये नहीं पता होता कि बच्चे जो पैदा हुए हैं उनके अंदर गंभीर लक्षण क्या हैं।
पहले तो हमको प्रिंटेड मटेरियल देंगे कि बच्चे अगर गंभीरता के ये लक्षण है, उसके अलावा एक कंप्यूटर जनरेटेड मैसेज जाएगा मदर को कि अगर आपको कोई गंभीर, इनमें से कोई गंभीर लक्षण लगते हैं तो तत्काल सूचित करें। तो अमेरिकी संस्था से गठजोड़ कर 7.5 लाख की मदद अब मिली है। सेंसर बैंड से होगी नवजातों की पल पल की निगरानी। ये पहल की गई है। ग्रामीणों को सॉफ्टवेयर के जरिए मिलेगी स्वास्थ्य की जानकारी। जीएसबीएम कानपुर का ये बड़ा कदम, बच्चों की जान बचाने के लिए जीएसबीएम की बड़ी पहल सामने आई। ये बड़ा कदम है। तो अमेरिकी संस्था से गठजोड़ हुआ, 7.5 लाख की फिलहाल पहली मदद भी मिली। सेंसर बैंड से नवजातों की पल पल की निगरानी होगी। तो बच्चों की जान बचाने के लिए जीएसबीएम की ये खास पहल सामने आ रही है। ग्रामीणों को सॉफ्टवेयर के जरिए स्वास्थ्य जानकारी मिलेगी। बच्चों की जान बचाने को लेकर जीएसबीएम का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। और शारिका गुप्ता हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शारिका, बच्चों की जान बचाने के लिए जीएसबीएम की एक नई पहल सामने आई। सेंसर बैंड से नवजातों की अब पल पल की निगरानी की जाएगी। ग्रामीणों को सॉफ्टवेयर के जरिए स्वास्थ्य जानकारी भी मिलेगी। शारिका, तो हमारी संवाददाता सारिका से हमारा संपर्क कट चुका है। दोबारा से उनसे जोड़ने का प्रयास करेंगे। सेंसर बैंड से होगी नवजातों की पल पल की निगरानी। ये अनोखी पहल बच्चों की जान बचाने के लिए जीएसबीएम कानपुर के द्वारा किए गए हैं। और अब हम बात करेंगे पानी पानी उत्तराखंड। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश से जहां नदी नाले उफान पर बह रहे हैं, तो वहीं ऋषिकेश में भी चंद्रभागा नदी सहित नदी नाले उफान पर हैं। आपको बता दें कि गंगा का जल स्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए एहतियातन श्रद्धालुओं को घाटों पर स्नान करने से रोका जा रहा है। उप जिलाधिकारी और नगर आयुक्त सहित प्रशासनिक अमला, जल पुलिस के जवान, एसडीआरएफ मुस्तैदी से घाटों पर निगरानी के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं आपको बता दें वहीं अनाउंसमेंट के जरिए श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को गंगा के तट पर स्नान करने और जाने से रोका जा रहा है। साथ ही नदी नालों और गंगा के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं उप जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जहां पर घरों में पानी घुसा है, उन्हें राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। एसडीआरएफ, जल पुलिस और पुलिस के जवान सहित तहसील प्रशासन भी मुस्तैदी से लगा हुआ है। जो लगातार बारिश का अलर्ट भी है और वर्षा भी लगातार जिस तरह से हो रही है, तो नगरीय ऋषिकेश के अंतर्गत जो नगरीय क्षेत्र है उसमें नगर निगम, स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ और जल पुलिस के साथ हम जॉइंटली स्थिति को नजर रखे हुए हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जो संबंधित जो विभाग हैं उनकी जिम्मेदारी निर्धारित की गई है और जहाँ भी जल भराव की स्थिति है उसको पंप इत्यादि के माध्यम से निकाला जा रहा है। और खास तौर से चूंकि सबसे संवेदनशील जो क्षेत्र है ऋषिकेश अंतर्गत वो त्रिवेणी घाट और चंद्रेश्वर नगर का क्षेत्र है, जिसका आज मैं नगर आयुक्त और पुलिस उपाधीक्षक के साथ एक ज्वाइंट हमने विजिट भी किया और लगातार जल पुलिस के द्वारा यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जा रहा है और लोगों को घाट की तरफ जाने से और जो इस तरह के संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पे जाने से रोका जा रहा है और लगातार जो है उसको अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को सजग करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले 2 दिनों से उत्तराखंड में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। जहां पहाड़ों पर लैंडस्लाइड जैसी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी नदी नाले उफान पर हैं। ऋषिकेश में गंगा का जल स्तर तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। लोगों के घरों तक पानी घुस चुका है। ऐसे में एहतियातन जिला प्रशासन और पुलिस के जवान सहित एसडीआरएफ और जल पुलिस मुस्तैदी से घाटों पर नज़र बनाए हुए हैं और तमाम लोगों को जो गंगा के तटीय इलाके में रहने वाले हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। ऋषिकेश से बसंत कश्यप के न्यूज़ इंडिया। तो भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का